आइए आज हम चर्चा करेंगे एक नए सिद्धांत की, आइसोप्रोडक्टिव कर्व्स, या जिन्हें हम समुत्पाद वक्र भी कहते हैं। इन्हें आइसोप्रोडक्टिव कर्व्स भी कहा जाता है, आइसोक्वांट्स भी कहा जाता है। अब समुत्पाद वक्र होते क्या हैं? दरअसल समुत्पाद वक्र समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये समुत्पाद वक्र बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक। दो वस्तु, कोई भी दो वस्तु लें और ये वस्तु क्या है? साधन। और ये साधन है परिवर्तनशील। अब इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब एक से अधिक साधन परिवर्तनशील है, यानी उत्पादनकर्ता दीर्घकाल में अपने स्वरूप को उत्पादन के बदल रहा है, इसीलिए दीर्घकाल में एक से अधिक उत्पादन परिवर्तनशील होते हैं। अब इसी की मदद से हम देखेंगे कि दो साधनों के ऐसे संयोग, मतलब दो परिवर्तनशील साधन हैं और इन दो परिवर्तनशील साधन के ऐसे संयोगों के बारे में बता रहा है, ठीक। दो साधनों के संयोग, और ये साधन कौन से हैं? परिवर्तनशील। इनके ऐसे विभिन्न संयोग जिसमें उत्पादन समान होता हो। तीन चीजें हैं यहां, दो साधन, परिवर्तनशील, इनके संयोग, कॉम्बिनेशंस। और ये क्या बता रहे हैं? ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार हो कि उत्पादन इन पर समान हो। इन संयोगों को जोड़ने वाली रेखा समुत्पाद वक्र या आइसोप्रोडक्टिव या आइसोक्वांट्स कहलाती है। समुत्पाद यानी सम उत्पाद, उस वक्र के हर बिंदु पर उत्पादन बराबर होगा, राइट। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये देख लीजिए। हम मान लीजिए कॉम्बिनेशंस लेते हैं, ठीक। मैं इंक बदलता हूं तो थोड़ा सा, ओके। ये हम लेते हैं संयोग। हमने संयोग लिया और दो उत्पत्ति के साधन लिए हमने, x और y। ये x लिया हमने थोड़ी देर के लिए उत्पत्ति का एक साधन श्रम, और y हमने उत्पत्ति का एक साधन लिया पूंजी, और ये उत्पादन, राइट। अब ये अलग अलग संयोगों की हम बात करते हैं। अब देखते हैं कि इन संयोगों पर क्या हमें प्राप्त हो रहा है। हम ज्यादा संयोग नहीं लेंगे, केवल 5 संयोग लेंगे, ठीक। अब इसमें हमने श्रम लगाई 1 इकाई, और जब 1 इकाई श्रम लगाई तब हमने इसमें लगाई पूंजी 30, एक यूनिट मैं बता रहा हूं। और ये उत्पादन होता है, मान लीजिए क्विंटल में, यहां उत्पादन हुआ 100। अब हमने श्रम में थोड़ी सी वृद्धि की, अब हम एक श्रम के बदले 2 श्रम लगा रहे हैं, तो यहां पर पूंजी अब हमको कम लगेगी, 20 की पूंजी। ये पॉइंट समझिएगा। उत्पादन 100, श्रम हमने बढ़ाया, पूंजी और कम हुई, उत्पादन यथावत है। श्रम हम बढ़ाते जा रहे हैं, पूंजी कम हुई, उत्पादन यथावत है। और श्रम हमने जब 5 लिया तब उत्पादन यथावत है। यानी ये 5 कॉम्बिनेशंस हैं, ए बी सी डी ई। इसमें हम देखें कि हम श्रम में वृद्धि करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूंजी में कमी होती जा रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसका सीधा सा मतलब है कि ये उत्पादन की जो विभिन्न दो साधन है, ठीक, यानी एक श्रम और दूसरा पूंजी, इनके बीच में तकनीकी प्रतिस्थापन की दर समान है। ये आपको समझना होगा। तकनीकी प्रतिस्थापन यानी
एक श्रम जब हमने लिया तो पूंजी 30 थी। अब हमने जब दूसरा श्रम ऐड कर दिया उसमें, तो श्रम एक बढ़ने से पूंजी कम हुई, यानी यहां 10 पूंजी कम हुई। तो 10 पूंजी को तकनीकी रूप से हमने प्रतिस्थापित कर दिया एक श्रम पर। ये पॉइंट आपको समझना जरूरी होगा कि जब एक साधन में वृद्धि होती है दूसरे साधन में कमी क्यों होती है। इसका कारण है सामान्यतः तकनीकी प्रतिस्थापन की दर। अब इसी को अगर आप डायग्राम से बनाते हैं तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है समुत्पाद वक्र का। ये x, ये y। x पर हमने लिया उत्पत्ति का एक साधन श्रम और इधर लिया पूंजी। अब अगर आप श्रम अगर आप देखें 1 2 3 4 5 और पूंजी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही, इसको अगर हम लें 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, तो पहला कॉम्बिनेशन जो है जो हमें उत्पादन दे रहा है एक श्रम और पूंजी हमें दे रहा है 30। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए। सेकेंड बी कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है, इसमें लग रहा है 2 श्रम 20 पूंजी, ये बी कॉम्बिनेशन। सी कॉम्बिनेशन में 3 श्रम और पूंजी इसमें लगी 15। डी कॉम्बिनेशन 4 श्रम और इसमें लगी पूंजी 12, ये डी कॉम्बिनेशन। और पांचवा कॉम्बिनेशन ई है जिसमें हमने 5 श्रम लगाया और इसमें हमें 10। यानी इन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा अगर आप देखें, यही है IQ, आइसो क्वांट, यानी हर बिंदु पर इस रेखा के उत्पादन जो होगा वो समान उत्पादन प्राप्त होगा। जैसा कि आप टेबल पे देख रहे हैं, हर बिंदु पर उत्पादन जो मिल रहा है वो 100 इकाई का प्राप्त हो रहा है। तो ये रेखा कहलाती है समुत्पाद वक्र, आइसोप्रोडक्टिव वक्र। इसकी सारी की सारी विशेषताएं बिल्कुल अभी आपने देखा तटस्थता वक्र, बिल्कुल वैसे ही इनकी विशेषताएं होती हैं, राइट। अब इसमें एक चीज आपको समझनी जरूर है जो हमने अभी बात की, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता आपको बहुत आएगी, राइट। अब तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्या है? ये वो दर है जिसमें एक साधन, मतलब 2 साधन परिवर्तनशील हैं, एक साधन इसके स्थान पर दूसरा साधन प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मान लो ये है y, यानी x की इकाई, x साधन की इकाई के बदले में y के कितने साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे उत्पादन की मात्रा पूर्ववत है। इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। समझिएगा इस, ये क्या है? ये है डेल्टा y बटा डेल्टा x। यानी यहां पे डेल्टा y है पूंजी के उपयोग में परिवर्तन, पूंजी के उपयोग में परिवर्तन, और यहाँ पे डेल्टा x है श्रम के उपयोग में परिवर्तन। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमको बता रहा है कि एक वस्तु के बदले में हम दूसरे वस्तु को कैसे प्रतिस्थापित कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा डायग्राम बदलना चाह रहा हूं। एक डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, ये मैंने लिया x एक्सिस 0x, ये y एक्सिस, इधर मैंने लिया मान लो पूंजी जिसे मैंने y नाम दिया है,
और इधर मैंने लिया श्रम जिसे मैंने x नाम दिया है। ठीक, अब एक समुत्पाद वक्र है आई क्यू, जिसका जो अभी हमने पीछे ड्रॉ किया था, जिसमें उत्पादन हमें मिल रहा है 100 यूनिट का। ठीक, अब इसमें दो बिंदु हैं, ये है E और ये है E1, दो पॉइंट्स हैं। ठीक, अब इसमें ये दोनों पॉइंट्स पर जो उत्पादन है वो समान होगा, यानी 100 E पर मिल रहा है उत्पादन और 100 इकाई ही E1 पर मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं से हम एक स्लोप निर्मित करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, ये इसे मैं थोड़ा और ऊपर ले गया। ये E और ये E है, ये E1 है। ओके, अब यहां पर मैंने एक स्लोप बनाया ए बी और दूसरा स्लोप बनाया सी और डी। ठीक, अब ए बी जो है, ए बी की ढाल क्या है, स्लोप क्या है इसका, ए बी की ढाल है, ये ए बी, इसकी ढाल है ए ओ बटे ओ बी, ए ओ बटे ओ बी। ठीक, उसी प्रकार अगर आप देखेंगे सी डी की ढाल है, ये सी डी देखेंगे, ये है सी ओ बटे ओ बी। ठीक, अब यहां पर ये एक का स्लोप है ए बी, इंक मैं बदल के बताता हूं। ओके, ये ए बी है, ए बी वक्र का स्लोप जो ई बिंदु पे हो रहा है, ये ए बी का स्लोप ये है ए ओ बटे ओ बी। यहां पे जो स्लोप आ रहा है सी ओ बटे ओ डी। अब ये दोनों स्लोप बराबर हैं, यानी ए बी की ढाल बराबर सी डी की ढाल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साधन को दूसरे साधन में प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस ढंग से प्रतिस्थापित कर रहे हैं कि आपके उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यही आपके तकनीकी प्रतिस्थापन की दर है। अब इसमें थोड़ा सा जो हम बात करते हैं विशेषताएं, मैं ब्रीफ में बताऊंगा। विशेषताएं समोत्पाद वक्र की बिल्कुल वही हैं जो कि तटस्थता वक्र की होती हैं। जैसा हमने पहले में भी पढ़ा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती हैं ये, राइट, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती हैं, नंबर एक। दूसरा, इसमें एक चीज आपको याद रखना, ये बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती हैं समुत्पाद वक्र। क्यों होती हैं, यह भी आपने देख लिया, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण। ठीक है, तीसरी बात, दो वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, यानी हर वक्र हमने देखा है कि ये अलग उत्पादन बताता है। दो वक्र अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो दो वक्र एक ही उत्पादन बताएं, ये हम थ्योरी ऑफ निगेशन से गलत साबित कर देते हैं। थ्योरी ऑफ निगेशन, ये क्या है थ्योरी, दो वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। मान लीजिए ये दो वक्र काट रहे हैं, ये है आइसोक्वांट 1, ये है आइसोक्वांट 2। आइसोक्वांट 1 का है उत्पादन 100, ये 100 उत्पादन, ऊपर वाला अधिक उत्पादन बता रहा है 200, यानी IQ1 के हर बिंदु पर उत्पादन 100 होगा, यानी क्यू बिंदु पर भी 100 होगा। अब IQ2 देखिए, यह उत्पादन स्तर बता रहा है 200, यानी इसके हर पॉइंट पर उत्पादन होना चाहिए 200, तो Q बिंदु पर भी 200 होना चाहिए, यानी Q बराबर 100 बराबर 200।
ये संभव नहीं है। ठीक, इसलिए दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चौथा, ऊपर वाले समोत्पाद वक्र का उत्पादन अधिक होता है, ये जान लीजिए। यानी जैसे जैसे समोत्पाद वक्र ऊपर जाएगा, IQ1, IQ2, IQ3, ये उत्पादन बढ़ते जाएगा 50, 100, 150। जैसे जैसे समोत्पाद वक्र ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे उत्पादन का स्तर हमेशा बढ़ते जाता है। ठीक, अब समोत्पाद वक्र की विशेषताओं के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक नई चीज जो कि प्राइस लाइन की तरह ही है, जिसे हम कहते हैं साधन कीमत रेखा, या इसे आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन भी कहा जाता है। जो हमने तटस्थता वक्र में देखा था कीमत रेखा, बिल्कुल ये वही है। ये क्या बताता है कि एक दी हुई लागत रेखा क्या है? ये दो उत्पत्ति के विभिन्न संयोग, यानी दो साधनों के संयोग को बता रही है। यानी इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ये देखिए कि एक अधिकतम आय से OXY, ये साधन X लिया हमने, और ये साधन X, ये साधन Y। अब ये हमने बना दिया A और B। ये AB है साधन कीमत रेखा, यानी दी हुई इनकम से या दी हुई आय से वो फर्म अधिकतम कितने इकाई Y साधन का खरीद क्रय कर सकती है, या अधिकतम X साधन का कितनी इकाई वो अपने पास खरीद सकती है। तो जैसे जैसे आय बढ़ते जाती है, ये साधन रेखा ऊपर की ओर खसकती जाएगी। ये A1, B1, A2, B2, ये अधिक आय स्तर बता रहा है। यानी जैसे आपने तटस्थता वक्र में देखा था, बिल्कुल उसी तरह साधन कीमत रेखा भी, चूंकि इसका जो टेंजेंट का ढाल है ना, वो ऋणात्मक होता है, अतः जो इसका जो ढाल है साधन कीमत रेखा का, वो उत्पत्ति साधन की कीमतों के अनुपात को बता रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आइसो क्वांट रेखा, जिसे आइसो कॉस्ट रेखा, साधन कीमत रेखा के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें एक चीज आपको देखना है कि मान लीजिए किसी एक साधन की कीमत बढ़ गई है, थोड़ा सा समझिए। जैसे ये है श्रम और ये है पूंजी। अभी निर्धारित आय में जो श्रम और पूंजी खरीदी जा रही है, वो OA श्रम और OB पूंजी खरीदी जा रही है। ठीक, अब मान लीजिए श्रम सस्ता हो जाता है, तो अभी श्रम कितना खरीदा जा रहा है? अभी श्रम OA और पूंजी खरीदी जा रही OB। श्रम OA जब सस्ता हो जाएगा तो आप उसी राशि में अधिक श्रम खरीद सकेंगे, और ये साधन कीमत रेखा OA से घट के O से बढ़कर ऊपर चली जाएगी OA डैश। ये कब होगा? जब श्रम सस्ता हो। उसी प्रकार अगर श्रम महंगा हो गया है थोड़ी देर के लिए, तो आप जितनी पूंजी है, जितने आपके संसाधन है, उसमें आप और कम खरीद पाएंगे श्रम, और ये रेखा A2 डैश पर और नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार लागत व्यय
या साधन कीमत रेखा का जो ढाल है, ठीक, ये इसके परिवर्तित स्वरूप हैं। जब किसी भी एक साधन की कीमत में वृद्धि या कमी होती है तब ये रेखाएं, साधन कीमत रेखा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बचा है, उत्पादन या उत्पादक का संतुलन। उत्पादक का संतुलन बिल्कुल तटस्थता वक्र की तरह ही जिस बिंदु पर समोत्पाद वक्र साधन कीमत रेखा को स्पर्श करते हुए निकल जाता है, उस रेखा पर उत्पादक का संतुलन कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही है साधन y और यह है साधन x, ठीक। अब यह है साधन कीमत रेखा ए बी और ये समोत्पाद वक्र है। ये पहला समोत्पाद वक्र, दूसरा, तीसरा। ये IP1 आइसोप्रोडक्टिव या IQ1, ये IP2 या IQ2 दोनों आप कर सकते हैं। आइसोप्रोडक्टिव भी बोलते हैं, आइसो क्वांट भी बोलते हैं। तो मैंने इसके लिए IP या IQ यूज किया। अब ये 3 आइसोप्रोडक्टिव कर्व हैं जो कि अलग अलग उत्पादन के स्तर को बता रहे हैं। मान लो ये 50 इकाई, ये 100 इकाई, ये 150 इकाई। अब इसमें ये IP2 जो है ये Q बिंदु पर इस साधन रेखा को, राइट, साधन कीमत रेखा को स्पर्श करते हुए निकल जा रहा है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि Q बिंदु पर उत्पादक का संतुलन होगा। ये यही बता रहा है। बाकी अगर आप नीचे और ऊपर देखें, 50 और 150 वाले समोत्पाद वक्र देखें तो वो बहुत ज्यादा काटते हुए या बिना काटे हुए निकल जा रहे हैं। अब इस Q बिंदु पर समोत्पाद वक्र को जो साधन कीमत रेखा स्पर्श करते हुए निकल रही है, इसमें अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अब आपको यहां पे एक चीज पता लगती है कि यहां इस पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किसका, x और y साधन का, यहां पर समोत्पाद वक्र का ढाल, ये क्या है, समोत्पाद वक्र का ढाल, ये हमेशा बराबर होगा साधन कीमत रेखा के ढाल पर। साधन कीमत रेखा के ढाल पर। अब ये MRTS XY ये हमेशा होगा। साधन कीमत रेखा क्या है, इस बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेट करिए अगर आप, तो ये आपकी साधन कीमत रेखा यहां पर हो जाएगी PX बटे PY, यानी समुत्पाद वक्र का ढाल जिस बिंदु पर साधन कीमत रेखा के ढाल के बराबर होगा उसी बिंदु पर उत्पादक का संतुलन स्थापित होगा। यही है समुत्पाद वक्रों के बारे में जानकारी।